नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। तो देश में अब सबसे बड़ा इंतजार लोकसभा चुनावों के नतीजों का हो रहा है। कुछ ही घंटों के बाद आपको बता दें, कल सुबह से ही चुनावी नतीजे आने लगेंगे और काउंटिंग के लिए तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, थाने की तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। अब बहरहाल तमाम इंतज़ाम हो रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और साथ ही जिनको अपनी जीत पर भरोसा है वो अपने अपने स्तर पर तैयारियां करने में लगे हैं। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी खेमे में खुशी है और सबसे ज़्यादा वैसे ही आपको बता दें व्यस्त दिख रहे हैं मिठाई वाले। कोलकाता से लेकर मुंबई तक मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं। कल के लिए हर खेमे में तैयारी ये दिख रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 4 जून को चुनावी नतीजे जब कल अपने पक्ष में आने के बाद ऐसा बीजेपी खेमे में है। जैसे एग्जिट पोल आए, बीजेपी बड़े जश्न की तैयारी में है। भारत मंडपम, यशोभूमि, कर्तव्य पथ जैसी जगहों पर एक भव्य समारोह की बात की जा रही है। और क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं, आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास और उनके पास ही उनसे समझते हैं कि क्या तैयारियां बीजेपी करी है। जी अखिलेश, क्या जानकारियां और सरकार में भी क्या किस तरह की सुगबुगाहट है? देखिए, एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर होगा अगर एग्जिट पोल के रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उनका साफ होता है तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा और बीजेपी जाहिर सी बात है कि इसको यादगार बनाने के लिए पूरा प्रयास अपनी ओर से करेगी। कल भी जो है बैठकों का सिलसिला चला है, आज भी बैठकें हुई है। हालांकि ये कहा गया कि इन बैठकों में जो चुनाव अभी तक हुए हैं उनमें समीक्षा की गई है कि किस तरह से मतदान हुआ है, अगर मतदान कम हुआ तो उसका कारण क्या रहा है। इन सब बातों पर चर्चा हुई है। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये फीडबैक भी राज्यों से मंगवाया गया, उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन साथ ही सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह जब भी होता है, हालांकि अभी कोई तारीख इसकी तय नहीं हुई है, जाहिर सी बात है कि परिणाम पर सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन तैयारियाँ ज़रूर की जाएंगी। ये भी कहा गया है कि कल बहुमत हासिल करने के बाद अगर जो परिणाम में आता है तो उसके बाद फिर पार्टी मुख्यालय पर पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश का वो धन्यवाद और आभार भी प्रकट करेंगे। इसी के साथ ये भी तैयारी की गई है कि जो शपथ ग्रहण समारोह हो वो इंडोर हो, क्योंकि मौसम जो है वो ठीक नहीं है, गर्मी काफ़ी है। तो ऐसे में भारत मंडपम का नाम लिया जा रहा है कि वहाँ पर ही कार्यक्रम हो सकता है। यशोभूमि का भी नाम लिया जा रहा है क्योंकि ये वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। साथ ही जो राजनयिक हैं, अलग अलग देशों के जो नुमाइंदे हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जाए ताकि एक ऐतिहासिक अवसर के तौर पर इसको तब्दील किया जा सके। तो ये सारी तैयारियां हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट है। जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी चुनाव आयुक्तों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे 5 या 6 जून को। वो परिणाम जो उनको सौंप दिया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जो है औपचारिक रूप से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर देंगी। इस बीच पीएम मोदी अपनी वापसी को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं। कल उन्होंने 7 सरकारी बैठकें की थी, उनमें एक बैठक ये भी थी कि सरकार बनने पर मोदी 3.0 यानी तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों की क्या प्राथमिकताएं होंगी, इसको उन्होंने अंतिम रूप दिया है। तो ये उनका जो आश्वस्ति है, उनकी जो आत्मविश्वास है वो दिखा रहा है। बिल्कुल अखिलेश, आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अन्य खेमों में क्या क्या हो रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने सहयोगी विकास भदौरिया के पास आइए आगे बढ़ते हैं। हमें बीजेपी दफ्तर में हमारे सहयोगी शुभांग मौजूद हैं। शुभांग, वहाँ पे दफ्तर में क्या चल रहा है, कांग्रेस के कार्यालय में भी क्या चल रहा है, आगे चलेंगे। पहले शुभांग के पास। जी शुभांग। जहां अब लोकसभा चुनावों के परिणाम आने में कुछ घंटे ही बाकी है, वहां जश्न की तैयारियां भी फिलहाल शुरू हो गई है। इस वक्त मैं दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूं और आपको कुछ तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, फिलहाल ये टेंट आप जो देख रहे हैं ये लगाया जा रहा है। ट्रक में सामान अनलोड भी यहाँ पर किया जा रहा है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सामान ढक दिया गया है। धीरे धीरे करके जो यहाँ पर काम है वो शुरू हो चुका है। टेम्पो में सामान लाया जा रहा है। पंखे में आपको अगर दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाए गए हैं, क्योंकि आज जब रिज़ल्ट कल आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो जश्न मनाया जाएगा उस सब जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पंखे हो चाहे एसी हो, और उन सब चीज़ों को तमाम सामान मैं आपको फ़िलहाल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टेंट फ़िलहाल लगा दिया गया है और ये सामान फ़िलहाल
ज़रूर जश्न के जो बंदोबस्त किए जा रहे हैं उसके दिखाते हुए किया जाएगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी विवेक के साथ मैं शुभांशु ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। तो ये आपने बीजेपी दफ्तर के शॉट्स देखे, वहाँ पे क्या हो रहा है। सीधे आपको कांग्रेस के दफ्तर लिए चलते हैं। कल के लिए वहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं, शुभांगी रिपोर्ट भी दे रहे हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी के दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस दफ्तर की बात करते हैं तो ये देखिए, ये माहौल यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। कांग्रेस दफ्तर में ही यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है। जो काम था वो फिलहाल शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं स्टैंड यहाँ पर बना दिया गया है, टेंट यहाँ पर बनाया जा रहा है। सफ़ेद रंग का ये टेंट सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फ़िलहाल अगर हम बात एग्ज़िट पोल्स की करते हैं तो देखिए, एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक फ़िलहाल इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीट नहीं मिल रही है, लेकिन जो तमाम बड़े चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के, उनका ये कहना है कि एग्ज़िट पोल्स गलत साबित होंगे और इस बात का पता तभी साफ़ हो पाएगा जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, और जिसमें फ़िलहाल अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बीजेपी ऑफिस की तरह जो जश्न का माहौल है वो बनाने के लिए फ़िलहाल टेंट लगाना शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार परिणाम जो आएंगे वो क्या आते हैं, लेकिन माहौल फ़िलहाल हर तरफ जश्न का बन चुका है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी विवेक के साथ मैं शुभांशु ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी और कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या हो रहा है, आइए देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है खास कुछ इंतज़ाम नहीं है। दिल्ली के आईटीओ के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बीजेपी मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। अरविंद केजरीवाल वापस जेल जा चुके हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा वहाँ से जानकारी दे रहे हैं। मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर हूँ। 4 जून मंगलवार को जो मतगणना होने वाली है, उससे पहले आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है ये आपको दिखाता हूँ। ये दिल्ली में आईटीओ के पास आम आदमी पार्टी मुख्यालय है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में जश्न संबंधित फिलहाल ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। सुबह से आम आदमी पार्टी दफ्तर में मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग मतगणना यानी काउंटिंग सेंटर्स पर किस तरह से आम आदमी पार्टी को अपनी तैनाती रखनी है, अपने कार्यकर्ताओं की, काउंटिंग एजेंट्स की, उसको लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन जश्न संबंधित कुछ नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि क्योंकि सर्वोच्च नेता आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल वो जो हैं अभी क्योंकि जेल में हैं, तो ऐसे में जश्न संबंधित कोई तैयारी आम आदमी पार्टी इसलिए मनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तब आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कोई जश्न की खास तैयारी नहीं की गई थी। 2019 में जब नतीजे आ रहे थे, तब आम आदमी पार्टी मुख्यालय में जश्न की कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। तो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक आम आदमी पार्टी का ये है कि लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आते हैं, तब उस तरह से जो है तैयारियां आम आदमी पार्टी मुख्यालय में जश्न को लेकर जो है वो नहीं की जाती है। विधानसभा के चुनाव में ज़रूर देखा गया है, चाहे वो दिल्ली के नतीजे आ रहे हों, चाहे वो पंजाब के नतीजे आ रहे हों, तब ज़रूर जो है, और ख़ास तौर से दिल्ली में एमसीडी के नतीजे आ रहे हों और गुजरात के भी नतीजे जब आ रहे थे, तो तैयारी जो है आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अभी क्योंकि आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो फिलहाल आम आदमी पार्टी तैयारी ज़रूर कर रही है काउंटिंग सेंटर पर किस तरह से तैनाती रखनी है, लेकिन जश्न संबंधित यहाँ पार्टी मुख्यालय में फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय से अपने कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में भी नतीजों का इंतज़ार हो रहा है और काउंटिंग के बाद नतीजे जो भी हों, मिठाइयाँ तो बटेंगी ही और लड्डू बनाने के ऑर्डर्स भी दिए जा रहे हैं। रौनक टुकड़े दे रहे हैं वहाँ से जानकारी। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी नेता गदगद है और उनके मन में अब लड्डू फूट रहे हैं। न केवल लड्डू फूट रहे बल्कि लड्डू के ऑर्डर्स भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई में हैं और मुंबई के गणेश भंडार की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से लगभग 10,000 लड्डुओं के ऑर्डर्स दिए गए। बात करने के लिए अतुल शाह है, बीजेपी नेता। पिछले बार भी आपने दिए थे, इस बार आंकड़ा बढ़ गया, सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसलिए ये किया जा रहा है? नहीं, ये हमने प्रयोग, रौनक जी आपको याद होगा 14 में भी जब मोदी जी पहली बार आने वाले थे, पूरी मुंबई का सब लोगों को विश्वास था कि आ रहे हैं, और हमने लड्डू बनाए और मोदी जी आ गए। इसका कारण ये है कि यहाँ पर ये गणेश जी का आशीर्वाद है। ये गणेश भंडार, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलने वाली ये संस्था है ट्रस्टियों की, और यहाँ पर
प्योर घी का लड्डू बनता है, गाय के घी के वो लड्डू बनते हैं। और प्रभु राम का तो आशीर्वाद है ही है इस बार, तो इसलिए हमने सोचा कि तीसरी बार 14 में किए, 19 में किया और ये 24 में, और कल पक्का हमारी बहुत बड़ी विजय होने वाली है। क्या है बॉक्स आपके हाथ में दिख रहा है? तीसरी ये बार मोदी हमने सरकार क्या थोड़ा है? सा इस बार लड्डू ऐसे बॉक्स में हम दे रहे हैं। ये लड्डू, ये जो लड्डू है इस तरह से बॉक्स में दिया गया है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा निराशा लग रही है एग्जिट पोल। नहीं, मुझे नहीं लगता है रौनक जी, कल से मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र के परिणाम। ये क्यों बता रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हम 38 से 40 सीट तक पहुँचने वाला है, ये नक्की है, कल के परिणाम से आपको मालूम पड़ जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बीजेपी उत्साहित है और जगह जगह पर इस तरह से तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। 10,000 लड्डू फिलहाल ऑर्डर्स दिए गए और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे आंकड़े को बढ़ाया जा सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए। तो नतीजों का तो इंतज़ार बाकी है कल, लेकिन उससे पहले नई सरकार के गठन के लिए राष्ट्रपति भवन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति भवन ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान साज सज्जा के लिए फलों के टेंडर निकाले। साथ ही राष्ट्रपति भवन पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। 4 तारीख को मतगणना है और मतगणना के बाद में 18वीं लोकसभा के गठन की जो तैयारी है वो अब शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने मौजूद हूं और यहां पर राष्ट्रपति भवन की अगर हम बात करें तो 2019 में 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह उनका हुआ था और उस वक्त यहां पर तकरीबन 6,000 जो मेहमान हैं विदेशों से और देशों से उनको आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के बाहर एक खुले मैदान में हुआ था। इस बार जो है 4 तारीख को जब मतगणना खत्म होगी और उसके बाद में ये पता चलेगा कि सरकार किसकी बन रही है। हालांकि अभी तक रुझान जो हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन सरकार के गठन के बाद की जो प्रक्रिया होती है, जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसकी तैयारियां अब यहां पर शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह के अलावा भी जो है वो अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी का इरादा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक अलग से कार्यक्रम होगा और उसमें बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके अलावा बहुत सारे आम लोगों को भी आमंत्रित करने की योजना है। तो हम कह सकते हैं कि 4 जून को मतगणना होगी और मतगणना के बाद में जो अगला सप्ताह रहेगा वो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह और नए सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। दिल्ली से शिव कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो कल वोटों की गिनती के बाद सरकार किसी की भी बने, दिल्ली पुलिस को तो अपनी तैयारियां करनी है। वो परिणामों की घोषणा के बाद का रोड मैप तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी मुख्य मार्गों पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी। वहीं पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार गश्त करती रहेगी। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मुकेश सिंह। लोकसभा चुनाव में हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो मतगणना के बाद तय होगा। अब मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त मैं हूं नई दिल्ली ज़िले के मतगणना केंद्र में और ये अटल आदर्श बालिका विद्यालय है। यहाँ पर मतगणना होगी। मतगणना को देखते हुए तमाम जो मतगणना केंद्र हैं वहाँ पर पहले से दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। चाहे मतगणना केंद्र के अंदर का मामला हो या बाहर, तमाम जगहों पर CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। आप देखें सामने ये CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं और तमाम जगहों पर इस तरह से CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए सामने ये बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर हैं ये भी लगा दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक
जिसके पास चुनाव आयोग का कार्ड होगा केवल उसी को मतगणना केंद्र के अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी मतगणना केंद्र के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। तो मतगणना केंद्रों में जो फुल प्रूफ सुरक्षा है दिल्ली पुलिस की और साथ में जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे और यहाँ पर 100 मीटर के दायरे में किसी को भी खड़े होने की परमिशन नहीं होगी। ऐसा अनुमान है कि मतगणना होने के बाद बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों के लोग आ सकते हैं, खासतौर से उस पार्टी के जो जिसकी जीत होगी। तो उसको देखते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी कड़े इंतजाम कर रही है। यहाँ पर आप देखिए कि पूरा जो ये मतगणना केंद्र है यहाँ पर किस तरह से मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं और पूरा जो इलाका है वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कन्याकुमारी में 2 दिन के प्रवास के बाद प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य का एक खाका देशवासियों के लिए साझा किया। साथ ही कहा कि हर क्षेत्र में सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। नीले समुद्र के विस्तार के बीच कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक शिला पर 48 घंटे चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना। 75 दिनों के अथक चुनाव प्रचार के बाद एक राजनेता की आध्यात्मिक मुद्रा अपने साथ कई संदेश लेकर आई है। संदेश के केंद्र में देश है। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी की दुनिया भारत को उम्मीद के साथ देख रही है। हर क्षेत्र में सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। मैंने देश के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का विजन रखा है। रिफॉर्म 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हो। बड़े दायित्वों, बड़े लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने होंगे। सपनों को जीवन बनाकर उनको जीना शुरू करना है। प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य विस्तार के साथ तमाम अखबारों और समाचार चैनलों पर चला है। साफ है कि एक विशाल देश की जरूरतों के लिए वे नई कसौटी और नई गति तय करना चाहते हैं। उनकी शर्तें साफ है। स्पीड, स्केल, स्कोप, स्टैंडर्ड के क्षेत्र में काम करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी पर जोर देना होगा। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के मंत्र को आत्मसात करना होगा। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की नींव रखनी है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ये बातें पहली बार कह रहे हों। अपने पिछले शासनकाल में वो अमृतकाल की बात करते रहे हैं और 2047 का सपना देखते रहे हैं। एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है कि वो फिर से देश की कमान संभालने वाले हैं। सबको 4 जून का इंतजार है और आने वाले दिनों पर सबकी नजरें हैं। चुनावी गर्मी के बाद कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की साधना दरअसल आने वाले भारत के लिए उनकी सोच को प्रतिबिंबित करती है। उनके अपने लेख में इस बात की झलक मिलती है कि किस तरह से उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन के निचोड़ को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प करने में लगाया है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी। एनडीटीवी का पोल्स ऑफ पोल्स और सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार आ रही है। ऐसे में अब आंकलन की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में क्या अहम कदम उठा सकती है, एक रिपोर्ट। मंत्रियों, सचिवों, एक्सपर्ट सबके सुझाव ने लिए हैं और हमारे उसको भी मैंने बांटा है। 25 साल, फिर 5 साल, 1 साल, 100 दिन, इन स्टेज वाइज उसका मैंने एक पूरा खाका तैयार किया है। चीज़ें जुड़ेगी इसमें, हो सकता है एक आध चीज़ छोड़नी भी पड़े, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास पता है हमको कैसे है। और हमने उसमें 25 दिन और अभी जोड़े हैं कि मैंने देखा कि यूथ बहुत उत्साहित है। जिस इंस्टीट्यूट में गया सबको कहा भी बाकी सब ठीक, आप अपना देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे, आपकी संस्था को कहाँ ले जाएंगे। अब जैसे अभी 90 साल का एक कार्यक्रम था, आरबीआई में गया, मैंने कहा ठीक है, आरबीआई 100 साल का होगा तब क्या करेंगे, और देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे। देश मतलब आज़ादी का 100 साल। तो इस प्रकार से एक तो मेरा रहता है।
हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की जो मूलभूत खाका होता है उसमें बदलाव आता, वो नहीं आया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को होगा ना, गवर्नमेंट अफसरों का ट्रेनिंग क्या होगा, सरकारी अफसर को पता होना चाहिए कि आखिर उसके लाइफ का पर्पस क्या है। उसका ये तो नहीं कि मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरी अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कब मिलेगा, यह सीमित नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए फिर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में हम कैसे लाए। मेरी कोशिश यही होती है, स्किल भी हो, स्केल भी हो, स्पीड भी हो, और कोई स्कोप जाने नहीं देना चाहिए। ये मेरा कोशिश रहता है। और हमने देखी कैबिनेट के निर्णय, पहले जी कैबिनेट की नोट एक बनते बनते 3 महीने लग जाते। मैंने कहा ऐसा नहीं भी, मुझे बताइए कहाँ रुकता है। धीरे 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 करके मैं करीब 30 दिन ले आया हूँ। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में और कम कर दूँ। रेलवे में भी आधुनिक रेलवे बनाने की दिशा में काम, इतना ही नहीं जी, हमने अनमैन क्रॉसिंग उस समस्या को पूरी तरह जीरो कर दिया जी। यानी एक प्रकार से रेलवे स्टेशन की सफाई देखिए, हर चीज़ में एक बारीकी से ध्यान दिया गया। हमने इलेक्ट्रिफिकेशन के पर बल दिया, करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर हम चले गए हैं। मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के पास जितने आइलैंड्स हैं उसका सर्वे किया है। कुछ आइलैंड तो करीब करीब सिंगापुर की साइज के हैं। इसका मतलब भारत के लिए नए सिंगापुर बनाना मुश्किल काम नहीं है अगर हम लग जाए तो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ होगा जी। अब जैसे डिजिटल एम्बेसी की कल्पना, हम काफ़ी मात्रा में उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने जो डिजिटल क्रांति भारत में देख रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ उस गरीब को एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा साधन ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। असमानता कम करने में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं समझता हूँ कि एआई, आज दुनिया ये मानती थी, मानना शुरू की है कि एआई में भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। गेमिंग वालों को मिला था, उन्होंने एक बात मुझे बड़े आश्चर्यजनक कही। मैंने कहा भाई ये क्या कारण है इतना ये फैल रहा है। बोले साहब डेटा बहुत सस्ता है। बोले दुनिया में डेटा इतना महंगा है। बोले मैं दुनिया की गेमिंग कंपटीशन में जाता हूँ तो इतना महंगा पड़ता है। भारत में जब बाहर के लोग आते हैं उनको आते, अरे इतने में मैं, उसके कारण भारत में एक नया क्षेत्र खुल रहा है। आज ऑनलाइन सब चीज़ एक्सेस है। कॉमन सर्विस सेंटर हमारे यानी एक प्रकार से हर गांव में एक, और बड़े गांव में 2-2, 3-3। और एग्रीकल्चर पर जितना बोझ हम कम करेंगे, आज उस पर बोझ बहुत है, उस पर बोझ कम करने की जरूरत है जी। बोझ कम करने के लिए कानून काम नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है कि जब आपकी डिसेंट्रलाइज वे में इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो। हम एग्रीकल्चर का वैल्यूएशन करने वाली इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा फायदा है, अदरवाइज हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाते तो उसका फायदा है। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संभावना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत संभावना। हमने स्पेस को ओपन अप कर दिया। मैंने देखा स्पेस में इतने स्टार्टअप्स आए हैं कि सारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे हैं। यानी हम मोबाइल फ़ोन इंपोर्टर थे जी, आज हम मोबाइल फ़ोन के दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए हैं। बिल्कुल। और हम दुनिया के अंदर आज हमारा आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। दुनिया में 7 में से 1 आईफोन हमारे यहाँ होता है। आज दुनिया में 10 में से 8 डायमंड वो होते हैं जिस पर किसी न किसी हिंदुस्तानी का हाथ लगा होता है। दुनिया के 10 में से 8। अब उसका नेक्स्ट स्टेज मैं देख रहा हूँ, और वो है ग्रीन डायमंड का, लैब ग्रोन डायमंड का। सेमीकंडक्टर हम कुछ ही दिनों में चिप लेकर के आएंगे
और मैं मानता हूँ ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई चिप्स का जो कारोबार है उसमें हो सकता है हम हब बन जाए। हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग करीब 1 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन आज मेरे देश में शुरू हुआ है। करीब 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। हमारा देश नहीं ना, हम हर छोटी चीज बाहर से लाते थे। भारत पूरी तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक ऑफ स्टेज पर है। अगर मान लीजिए एक भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर के आती है, दुनिया की कोई इंडस्ट्री आती है, भारत सरकार के पास तो 1 इंच जमीन नहीं, वो क्या करेगा? वो तो किसी स्टेट को कहेगा कि बेचारा देखो ये आया है, उसको भी कहेगा भाई देखो तुम, उस स्टेट की पॉलिसी उसके साथ मैच होनी चाहिए। फिर जिस गांव में जा रहा है या जिस शहर में जा रहा है, उस शहर के जो कानून है वो उसके अनुकूल होने चाहिए। तो मैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मूवमेंट चलाया था, उसके पीछे मेरा इरादा ये था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वराज संस्थाएं तीनों के निर्णय ऐसे हो इन चीज़ों के लिए अनुकूलता करें। शेयर बाजार का लोगों में स्वीकृति, मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि पहले 2 करोड़ 20 लाख डीमैट अकाउंट थे, आज 15 करोड़ बैंक। तो बेस हमारा बहुत वाइड हुआ है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इसके लिए ढेर सारी पॉलिसियों को बनाना और उस पर अमल करना, इमर्जिंग सेक्टर्स में भारत को पायोनियर बनाना, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी, इथेनॉल, ये सारे सेक्टर जो है ये आने वाले 25 साल तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं। जो पॉलिसी पीएलआई से लेकर लचीला अप्रोच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, रुपये में व्यापार, शेयर बाजार के लिए मुक्त माहौल, ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर स्पीड बढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लिखती है। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में भारत दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा।